अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे कल हो रही थी और उसमें कल हमने क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर पे बात की थी। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हमने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, ये चार तरह की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया था कि हमारे बिजनेस में जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं उनको बाय बिहेवियर, उनका जो रवैया है, एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी बदलने के साथ जो उनका रवैया है, उसकी बेसिस पर उनको चार कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो कोई सवाल किसी बच्चे को किसी बिहेवियर को समझने में कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल है। जैसे कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करें तो उसमें डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल बदल जाता है, तो क्या वेरिएबल हो जाता है वो? तो आंसर इज नो। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन बदलने से बदले। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन सालाना डिफरेंट होती है वो, बट उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, उसका ताल्लुक है पीरियड बदलने से कि 2021 में डेप्रिसिएशन चार्ज की गई जिस WDV पे, 2022 में उससे रिड्यूस्ड WDV पे डेप्रिसिएशन चार्ज की गई। डेप्रिसिएशन बदली है बट प्रोडक्शन की वजह से नहीं बदली। सो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है कि प्रोडक्शन के बदलने से जो खर्चा बदलता है, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन ऊपर हो नीचे हो वो नहीं बदलती, इसका मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है। जी, एनी क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में कल के लेक्चर से कोई सवाल? अच्छा जी, फिर कल हमने हाइलो मेथड पे भी बात की। हमने जो डिस्कशन की थी कि हम जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लानिंग का काम करना चाहते हैं, मतलब प्लानिंग फ्यूचर के बारे में हमेशा की जाती है। हम जब भी फ्यूचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इदारे की तमाम कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग-अलग करना पड़ता है। लेकिन जनरली इदारे में तो हर तरह की कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल भी होती है, फिक्स भी होती है। तो जहाँ पे आपके इदारे में हर तरह की कॉस्ट इकट्ठी है, तो जब हम टोटल कॉस्ट किसी इदारे की उठाते हैं तो उसमें चूँकि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल हैं, तो टोटल कॉस्ट को हम बाय नेचर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। एक तो बिजली का बिल भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं। प्लानिंग पर्पसेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकें। और कल हमने एक तरीका सीखा था हाइलो मेथड का, जिसकी मदद से हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पीरियोडिक फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी थी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक पीरियड की होती है और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की होती है। फिक्स कॉस्ट पर मंथ होगी, फिक्स कॉस्ट पर एनम होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट ही हमें लेनी पड़ेगी। तो हाइलो मेथड में हमने सीखा था कि हम किस तरह सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर सकते हैं, और फिर जब ये दो कॉस्ट अलग-अलग हो जाती हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर किसी भी पीरियड की कॉस्ट हमारी क्या होगी। जो प्रिडिक्शन फिर हमारे लिए प्लानिंग में हेल्प करती है कि जैसे हमने कल एक आध एग्जाम्पल देखी थी, हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन की थी, हमने देखा था कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 4 पे पर यूनिट आ रही है, मंथली फिक्स कॉस्ट 1,18,400 है, सॉरी 1 लाख है, और जो सालाना फिक्स कॉस्ट है वो 12 लाख है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद हम किसी भी महीने की कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें उस महीने के यूनिट्स बता दिए जाए, हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं किसी महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो हम आसानी से यूनिट्स प्रोड्यूस जो है जो हमें एस्टिमेटेड है उसकी बेसिस पे उस पीरियड की कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
कॉस्ट जब प्रिडिक्ट कर लें तो उससे मज़ीद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के टूल ट्रिगर हो जाते हैं जो हमें प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प करेंगे। आगे चल के उन पर बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल जी? हाई लो मेथड की एप्लीकेशन, बेसिक केसेस हमने देखे हाई लो मेथड की, कोई इशू? अच्छा, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा ना कि वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाए पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट मंथली पता लग जाए, तो इससे हम टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रिडिक्शन को, इसी डाटा को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन में a इज योर फिक्स कॉस्ट for the period, B is the variable cost per unit, and X is the activity level, number of unit produced. मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये और Y is the total cost, Y is the total cost. तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन बिल्कुल टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए सूटेबल है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद है ना, यही होती है ना, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस, यही कर रहे थे ना। कल हमने प्रेडिक्शन की थी ना कॉस्ट की, तो हमने क्या कहा था भी, इसकी वेरिएबल कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड प्लस उसमें फिक्स कॉस्ट कर दो, तो ये टोटल कॉस्ट की प्रेडिक्शन तैयार हो गई। तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इंटरप्रिटेशन देखें इसकी, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के नॉलेज से रिकॉल होना चाहिए। मैं अगर ग्राफ पे इसका प्लॉट भी आपको दिखाऊं, तो ये जनाब आपकी ग्राफ पे इसकी प्लॉटिंग आती है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पे प्लॉट बनता है। इसको अगर हम स्टडी करें तो ये पॉइंट जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट को या ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब आप अपनी इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में जब x 0 फीड करोगे तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर आएगी? 5000 विच इज फिक्स कॉस्ट। जब आपकी प्रोडक्शन 0 है तो आपकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रोडक्शन 0 है हमारी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हमारी इक्वेशन की लैंग्वेज में इसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ऐसा ही है, याद है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, इसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो जनाब हम जब अपनी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करें तो जिस पॉइंट पे हमारी इक्वेशन y को हिट कर रही है वो y इंटरसेप्ट हमारी फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़ीरो आउटपुट इस पॉइंट पे, ज़ीरो आउटपुट पे जो कंपनी की कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ये लाइन ऊपर को जा रही है। तो इस लाइन की जो स्लोप होती है, आल्दो हम यहाँ पे स्लोप उस अंदाज में मेजर नहीं करने जा रहे, बट जो हमारा बी है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्लोप को वैसे अगर डिफाइन करना चाहें प्रायर नॉलेज की बेस पे तो कैसे डिफाइन करते थे स्लोप को हम? स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है? कोई अपनी समझ जो फिलहाल आपकी है, जितनी को याददाश्त है उसकी बेस पे को बता सकें। व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? हाउ डू वी मेजर इट? ये तो कैलकुलेशन होगी ना, बट वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है? स्लोप बेसिकली आपके किसी भी इस, अगर हम लाइन की स्लोप की बात करें तो स्लोप आपकी लाइन के रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप विद द चेंज इन एक्टिविटी, चेंज इन ये आपकी बेसिक जो वैल्यू है, चेंज इन डिपेंडेंट, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आती है वो हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ने से एक यूनिट कॉस्ट में जो इजाफा आता है एक्स में, इन डिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में जो चेंज आता है वो हमारी स्लोप और यहाँ पे इस केस में वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनीवेज वो रेट ऑफ ग्रोथ हमारा है। जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पर यूनिट ज़्यादा होगी तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो स्लोप कम होगी। तो 10 इस केस में लेट्स अज्यूम $10 जो अगर वेरिएबल कॉस्ट है इस इक्वेशन में, 5000 प्लस 10 एक्स में, तो $10 आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और किसी भी एक्टिविटी लेवल पे आप रीड करोगे पॉइंट को तो ये आपकी टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट,
प्लस बी एक्स, बी इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो ये हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में वही डाटा फीड कर सकते हैं जो हमने कल बिल्ड किया था। जैसे हमने लास्ट कल एग्जांपल जो देखी थी, मैं उससे अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन उसकी बनाऊं, ये हमारा डाटा था जी, इससे जो हमारी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू ए प्लस 4x, ये हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बन गई है। अब हम किसी भी प्रोडक्शन लेवल के लिए चाहें तो टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स हैं। हाइलो मेथड से हमने इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमें ये प्रिडिक्शन मॉडल मिल गया है। हम इसको इक्वेशन में यूज़ कर लें या इसको कल जैसे मैंने एक स्टेटमेंट में यूज़ कर लिया था, दोनों तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम ये देख इसलिए रहे हैं कि कभी हमें एग्जामिनर इक्वेशन दे सकता है, कह सकते हैं ये इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन की मदद से प्रिडिक्शन करो। तो वी शुड नो इक्वेशन में हमें ये कैसे डाटा प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हमने अगले महीने 5000 यूनिट्स बनाने हैं, तो व्हाट विल बी आवर टोटल कॉस्ट? What you need to do, simply x की जगह 5000 फीट कर दें, 4 into 5000, तो हमारी टोटल कॉस्ट विल बिकम 120,000। अगर हम 5000 यूनिट बनाएंगे तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ख्याल कीजिएगा ये प्रिडिक्शन है, हमारा अंदाज़ा है। एक्चुअल कॉस्ट में बी डिफरेंट, एक्चुअल कॉस्ट इससे फ़र्क थोड़ी हो सकती है, ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमारा अंदाज़ा ही होता है। एक्चुअली फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा ये जब वक्त आता है तभी पता लगता है। जी कोई सवाल? अच्छा जी, इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग को लेके हमारे पास छोटी सी ये एक एक्टिविटी है, एक दो एक्टिविटीज़ हैं, इनको ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, इफ़ y इज इक्वल टू 8000 प्लस 40x, ये एक हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दी गई है। इफ़ दिस इज़ द टोटल कॉस्ट इक्वेशन, तो बताइए फिक्स कॉस्ट क्या है इस इक्वेशन के मुताबिक? बिल्कुल ठीक है जी, इस इक्वेशन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट 8000 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 40 है और टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स। अगर हम 200 यूनिट्स बनाएं तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 16,000। ये वैल्यूज़ वेरीफाई करते जाइएगा, कोई एतराज़ हो तो पूछिएगा। ये अगर टोटल कॉस्ट इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट हमारी 8000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 है और अगर हम 200 यूनिट बनाएं, एक्स को 200 फीट कर दें यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट हमारी 16,000 आती है। इसी तरह एक और इक्वेशन है जी, उसने कहा जी लीनियर फंक्शन है ये, y इज इक्वल टू 1488 प्लस 20x एंड आंसर द फॉलोइंग। The line would cross y-axis at a point. लाइन y-axis को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगी? लाइन x-axis पे क्रॉस, y-axis पे क्रॉस करने का मतलब ये पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहां पे लाइन y-axis को क्रॉस कर रही है। तो लाइन जहां पे y-axis को क्रॉस करती है वो हमारा y इंटरसेप्ट या फिक्स कॉस्ट होता है। इस केस में A, इट इज 1488। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन से मुराद स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज 20। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। ये हमने जो एक लीनियर फंक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे मजीद कंफर्म किया। सो हमने जो डाटा हाइलो मेथड से डिटरमिन किया था, दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ प्रिडिक्शन मॉडल इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। प्रिडिक्शन मॉडल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की शेप में हम बना सकते हैं और इसके मदद से हम टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने जो प्रिडिक्शन मॉडल बाय द वे पढ़ा, मैं फिर थोड़ा अगर पीछे जाऊँ, पास्ट पेपर्स की नज़र दौड़ाऊँ, तो मुझे लगता है कि शायद पास्ट पेपर्स में ये प्रिडिक्शन के तौर पे कहीं यूज़ होता हमें नज़र नहीं आया। हाइलो मेथड का टूल हमें पास्ट पेपर में कहीं ना कहीं टेस्ट हुआ हुआ है, हम पास्ट पेपर कर रहे होंगे, हाइलो मेथड हमारे सामने कहीं ना कहीं आएगा।
लेकिन ये जो प्रेडिक्शन के लिए इस हाइलो मेथड के डाटा को यूज़ करना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, इस पे पास पेपर मुझे लगता नहीं कि रिसेंट पास में मैंने करवाया हो जिसमें ये मॉडल यूज़ हुआ हो, इस तरह इक्वेशन यूज़ हुई हो। तो फिर वही बात मैं तवज्जो दिलाऊंगा आपको कि अगर आपने पास पेपर्स को रिवीजन समझ लिया तो ये चीज़ें आपके जहन से वॉश आउट हो जाएंगी। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया प्रेडिक्शन का, इक्वेशन के बारे में, उसने उस रेफरेंस से पूछ लिया तो, और रिवीजन आपने ना की हुई तो चीज़ें भूल जाओगे। तो रिवीजन हमेशा साथ साथ लेके चलनी है। जब भी किसी टॉपिक को आपने रिवाइज करना है तो रिवाइज करने का मतलब रहेगा आपका कि पहले उसके नोट्स पढ़ो, नोट्स जो हमने किताब में हैं या ICAP की बुक है या ये नोट्स हैं, इनको पढ़ो, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन को वॉक थ्रू कर लो। एक दफ़ा तो हाथ से गुजारनी पड़ेगी, दूसरी तरफ रिवीजन में यू मे नॉट लाइक टू डू देम विद योर हैंड, आप सिंपली उनको वॉक थ्रू कर लो, उनका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पढ़ो, उनका सोल्यूशन से फॉर्मेट फार्मूला देखो। सो रीडिंग एंड इलस्ट्रेशन से वॉक थ्रू करना, दिस इज रिवीजन। देन ऑफ कोर्स इट शुड बी फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस ऑफ अनसीन क्वेश्चन, एग्जामिनल क्वेश्चन। तो जब भी कोई टॉपिक रिवाइज करो टेस्ट के लिए, असेसमेंट के लिए, मिड टर्म के लिए, हमेशा पहले रिवीजन फिर प्रैक्टिस। कभी भी प्रैक्टिस को रिवीजन ना समझना और 4, 6, 8, 10, 12 दिन के लिए बाद जब भी किसी टॉपिक को लेकर बैठो हमेशा पहले रिवीजन करो। रिवीजन आपकी जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा दफ़ा रिवीजन करोगे टाइम रिड्यूस होता जाता है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पहली दफ़ा आपको रिवाइज करने में भी हमने क्लास में पढ़ा 10 घंटे में, रिवाइज करने में हो सकता है आपको पहली दफ़ा 10 घंटे लग जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा रिवीजन करोगे 3 घंटे में होगी, तीसरी दफ़ा रिवीजन करोगे 1 घंटे में होगी, मे भी चौथी दफ़ा रिवीजन करने बैठोगे आधे घंटे में कर लोगे। तो टाइम रिड्यूस होता जाता है रिवीजन का। लेकिन रिवीजन को साथ कैरी किए बगैर आप अपने किसी भी टॉपिक पे कमांड नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखिएगा। जी कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं हाइलो मेथड की। दोबारा हाइलो मेथड के सवालों पे आते हैं, लेकिन अब ये थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इनमें कुछ चेंज हमें नज़र आएगी जो कि नॉर्मल हाइलो मेथड की बात से थोड़ी फ़र्क रहेगी। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स। हमें प्रेडिक्शन करने को कहा गया है, 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट कीजिए, हाइलो मेथड। लेकिन इसमें स्टेप कॉस्ट है, जब तवज्जो कीजिएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल्स हैं जी 4000, 6000 और 7500, ये 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं और इन पे हमें टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन 40,600, 50,000, 54,800 दी गई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज। यहां से लेके यहां तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट मतलब बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड देयर इज अ स्टेप अप of 10% in total fixed cost when the activity level exceed 5,500। लेकिन जब एक्टिविटी लेवल 5,500 से ऊपर जाती है तो फिक्स कॉस्ट में एक 10% का स्टेप आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हाइलो मेथड की जो कैलकुलेशन का मॉडल है उसकी कुछ अजम्पशन समझिए। हाइलो मेथड में हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का एक फार्मूला सीखा था, ऐसा ही है, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला सीखा था। हाइलो मेथड में हमें क्या बताया गया था भी, आप हाईएस्ट एक्टिविटी लो, लोएस्ट एक्टिविटी लो, हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट लो, लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट लो, फिर इन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस इन दोनों यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। यही था जी फार्मूला। इस फार्मूले की कैलकुलेशन के पीछे एक लॉजिक अब जरा ऑब्जर्व कर लो, जो आपको कहा था ना शुरू में कि भाई चीज़ों को समझे बगैर नहीं चलना, समझे बगैर चलेंगे तो धक्का लगेगा। अब इस कैलकुलेशन में लॉजिक क्या है कि यहां से यहां तक प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट में इजाफा आया है वो सारे का सारा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। यही असम्पशन थी ना, कल ये जुमला मैंने बोला था ना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में असम्पशन क्या है कि यहां से यहां तक प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से जो कॉस्ट में इजाफा आया है वो सारे का सारा वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट यहां से यहां तक जो बढ़ी है डिवाइड विद यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये थी कल की कहानी। अब आइए सवाल में, क्या इस सवाल में यहां से यहां तक प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से
कॉस्ट में जो इजाफा आया है 4000 से 7500 तक प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट में जो 40,600 से 50,000 54,800 तक इजाफा आया, क्या ये सारा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है? आंसर इज नो। इन बिटवीन देयर इज चेंज इन फिक्स कॉस्ट एज वेल। उसने कहा है जब आपकी प्रोडक्शन 5,500 से बढ़ती है, यहां 4,000 से शुरू हुए, कहीं 5,000 5,500 पे पहुंचे, जब प्रोडक्शन ऊपर गई तो यहां पे फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा आ गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के सफर में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं हुई, फिक्स कॉस्ट भी बदल गई है। इसका मतलब ये डाटा हाई लो को अप्लाई करने के लिए आइडियल नहीं है। ये डाटा हाई लो को अप्लाई करने के लिए आइडियल नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हाई लो को अप्लाई करने के लिए डाटा जरूरी है कि आप के वॉल्यूम में जो चेंज की वजह से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में हो। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहे, तभी हाई लो आइडियली अप्लाई होता है। बट इस केस में कहा तो उसने हमें यही है कि भाई आप कॉस्ट प्रिडिक्शन बनाओ। प्रिडिक्शन मॉडल के लिए हमें जाना तो हमें करना तो यही पड़ेगा, वेरिएबल फिक्स को अलग-अलग करना है। तो अब क्या करते हैं इस तरह के सूरत हाल में? हल बड़ा आसान है जी इसका। हम हाई लो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हालात बदले हैं ना, हालात बदलने से हम हाई लो की एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो मॉडिफिकेशन कैसे आती है कि हम इस तरह के सिनेरियो में जहां पे वेरिएबल कॉस्ट के अलावा कोई और चेंज भी है, जैसे इसके अपने फिक्स कॉस्ट की चेंज है, तो फिर हम हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते। हम हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते। हम ऐसी दो एक्टिविटीज उठाएंगे जिनके दरमियान वो वाली असम्पशन प्रिवेल करेगी। कौन सी असम्पशन? कि वॉल्यूम बदलने से कॉस्ट में चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। तो हमने कहा कि अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट उठाते हैं तो हाईएस्ट और लोएस्ट ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें इन दो लेवल्स के दरमियान कॉस्ट में जो चेंज आ रही है उसमें फिक्स कॉस्ट का चेंज भी शामिल है। तो हमने कहा जी फिर इस केस में हाई लो को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे किया जाता है? भाई हाईएस्ट और लोएस्ट ना उठाओ, वो दो लेवल्स उठाओ जिनके दरमियान चेंज इन कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। और वो दो लेवल कौन से हैं? 6,000 7,500। मैंने कहा जी ये दो मैं नहीं उठा सकता क्योंकि 5,500 पे फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आता है। ये दो नहीं उठा सकता क्योंकि इन्हीं के दरमियान 5,500 लाए कर रहा है ना। तो फिर क्या उठाऊंगा? ये दो। अब ये मेरे लिए हाई लेवल है, ये मेरे लिए लो लेवल है। आगे सवाल आसान है। चले कितना आसान है देखते हैं इसको। हमें प्रिडिक्शन मॉडल बनाने हैं। हमने 5,000 यूनिट की कॉस्ट प्रिडिक्ट करनी है। उसका तरीका यही रहेगा, हाई लो मेथड से फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करेंगे पहले, और फिर हम टोटल कॉस्ट एट 5,000 मॉडल 5,000 यूनिट्स प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट एट हाई लेवल 54,800, कॉस्ट एट लो लेवल 50,000 divided with units at high level 7,500 minus units at low level 6,000। जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आई? 3.2। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें इन्हीं दो में से किसी एक लेवल पे फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो फिक्स कॉस्ट हम ले लेंगे किसी भी लेवल पे से। मैंने हाई लेवल पकड़ लिया, 54,800 टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट हाई लेवल। तो जनाब फिक्स कॉस्ट यहां से क्या आई? टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट हाई लेवल। वेरिएबल कॉस्ट 7,500 यूनिट्स 3.2 के हिसाब से कितनी जी? 30,800 लीजिए जी। ये तो होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन। जी किसी स्टूडेंट को दिक्कत, हमने हाई लो मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। यहाँ पे हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल की बजाय 7,500 और 6,000 रुपये के। वजह क्या है मैंने आपसे शेयर की। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत?
अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है कॉस्ट प्रेडिक्ट करो 5000 लेवल पे, एस्टिमेटेड कॉस्ट एट 5000 यूनिट्स। हम इक्वेशन में डालें या अदरवाइज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जाम में, ठीक है। मैं फ़िलहाल इक्वेशन के बगैर टेबल की सूरत में करता हूं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट्स पे क्या रहेगी? 5000 यूनिट्स इंटू 3.2, इट इज 16,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट ये 30,800 फिक्स कॉस्ट किस लेवल पे है? अब आपको तवज्जो करनी है, यहां पे फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम नहीं है, बीच में स्टेप आ रहा है। ये कॉस्ट तो 7,500 लेवल की फिक्स कॉस्ट है, 6,000 पे भी यही आनी थी, बट मुझे किस लेवल की चाहिए? क्या 5,000 पे भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी जो 7,500 पे है या 6,000 पे है? आंसर इज नो। हमें बताया गया है कि हमारी फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाती है। हमारी फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाती है जब हमारी प्रोडक्शन 5,500 से बढ़ती है। तो इसका मतलब ये वाली फिक्स कॉस्ट 5,500 से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल की है। हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए वो 5,500 से कम प्रोडक्शन लेवल की चाहिए। इसका मतलब ये वाली फिक्स कॉस्ट मेरे लिए यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाई ये फिक्स कॉस्ट तो इजाफे के बाद है, इजाफे से पहले कितनी थी ये कॉस्ट, वो यहाँ पे चाहिए। अब इसको आप डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंटेशन, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आपने ये कोई स्कूल लेवल से ये कैलकुलेशंस करनी सीखी हुई हैं, परसेंटेजेस की मदद से वैल्यूज़ को एडजस्ट करना, फिर आपने इंटरमीडिएट में भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की होगी, और क्यों में तो फॉर श्योर हमने इस पर बेताशा, मुझे लगता है पूरा आपके चैप्टर है परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन से डील करने का, कि हम कैसे परसेंटेजेस प्रोपोर्शन से वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर आपने क्यूएम में पढ़ा था ना, उसकी रेलेवेंस, उसकी एप्लीकेशन हमारे कॉस्ट के चैप्टर में बहुत ज़्यादा आने वाली, कॉस्ट के पेपर में बहुत ज़्यादा है हमारी। आप समझे वो जो आपको क्यूएम में स्किल्स सिखाई गई थे ना, ये उनकी एप्लीकेशन का पेपर है। वो जो परसेंटेजेस प्रोपोर्शन से डील करना आपने सीखा था वहाँ पे, उनकी एप्लीकेशन क्वेश्चंस में हमें कैफ 3 में बहुत ज़्यादा आने वाली है। जैसे ये पहला सवाल ही हमारे सामने छोटा सा आ गया, तो अब इसको प्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं अगर बिल्कुल ही यूनिटरी मेथड के हिसाब से चलूँ तो भाई लेट्स अज्यूम कॉस्ट बिफोर इंक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट बिफोर इंक्रीज इज एक्स। अगर फिक्स कॉस्ट बिफोर इंक्रीज एक्स है तो फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज क्या हुआ? कितना इजाफा आता है फिक्स कॉस्ट में? 10%। तो मैं इसको 1.1x कह सकता हूं, 10% इजाफा यही है ना, 1.1x। तो भाई और 1.1x कितना है? 30,800। तो अगर 1.1x 30,800 है तो मुझे तो x चाहिए, कॉस्ट बिफोर इंक्रीज चाहिए, तो x 30,800 ओवर 1.1 कितना बना? 28,000। ये है जी फिक्स कॉस्ट इजाफे से पहले। ये बिल्कुल मैंने कोशिश की बेसिक अंदाज में, जैसे आपको क्यूएम में शायद सिखाया गया होगा, शुरू किया गया होगा तब की बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो आप एक स्टेप में ऐसे ही कैलकुलेट करते थे ना, शायद ऐसा ही है जी। ये इस तरह 3 लाइनें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती थी, आप एक स्टेप में कैलकुलेट कर लेते थे। इसमें आपने बेसिक असूल याद रखना है। परसेंटेजेस जब भी वैल्यूज़ पे अप्लाई की जाती हैं, आपको जहन में रखना है कि हम इसको प्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 30,800 ओवर 110 इंटू 100, हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो असूल आपका जहन में रहता है कि जब किसी वैल्यू में कोई परसेंटेज प्लस या माइनस हो रही हो, तो जिस वैल्यू में परसेंटेज प्लस या माइनस होती है उसको हमेशा 100 समझ लो। जिस वैल्यू में चेंज आ रही है उस वैल्यू को आप 100 समझते हो और परसेंटेज के हिसाब से देख लो। जैसे में कहा गया है
कि हमारी कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट पहले थी 5,500 से प्रोडक्शन बढ़ने की सूरत में उसमें 10% इजाफा आया। पहले जो कॉस्ट थी उसमें 10% इजाफा आया। तो पहले जो कॉस्ट थी हमने कहा जी जिसमें चेंज आना है, जिस वैल्यू में चेंज आना है उसको 100 रिज्यूम करो। तो जो पहले कॉस्ट थी उसको 100 रिज्यूम करो। इजाफे 10% इजाफे के बाद अगर पहले 100 थी तो 10% इजाफे के बाद कहाँ गई? 110 पे। पहले 100 थी, 10% इजाफे के बाद 110 पे गई। तो अब हमने कहा जी हमें जो कॉस्ट दी गई है ये तो 110 के लेवल पे खड़ी हुई है, हमें जो कॉस्ट चाहिए वो 100 के लेवल की चाहिए। तो तरीका बड़ा आसान है, हमारे पास जो कॉस्ट अवेलेबल है वो 110 के लेवल की है, उसको 110 से डिवाइड कर दो। हमें 100 के लेवल की कॉस्ट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट आ गई। इसको संदाज से देख लो, इसको संदाज से देख लो, जैसे समझ आती है, जैसे प्रेजेंट करना चाहो कर दो। आप इससे प्रेजेंट करना चाहो ये भी ठीक है, इससे प्रेजेंट करना चाहो ये ठीक है, कोई तीसरा चौथा तरीका प्रेजेंट करने का वैसे कर दो। बट हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ पे जो हमारी जो कैलकुलेशन में कॉस्ट शामिल होगी, मैं इसको वर्किंग के रेफरेंस से, अगर वर्किंग 1 के रेफरेंस से यहाँ पे दे दूँ, ये हमारी वर्किंग 1 अगर हो तो 28,000 और 5,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 44,000। जी बेटा सवाल करना चाहते हैं आप? 4,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट निकाल लें। 4,000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? बेटा कल मैंने हाइलो मेथड में एक और बात भी बताई थी। असूल का जैसे मैंने कहा ना, जो असूल जैसे सीखा है ना उसको वो जरूर उसकी प्रिंसिपल याद रखने हैं। आपको हाइलो मेथड में मैंने एक और बात बताई थी कि आप जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से को इस्तेमाल करके फिक्स कॉस्ट निकालना चाह रहे हो तो आपको ख्याल रखना है कि आपने जिन दो लेवल्स को इस कैलकुलेशन में यूज किया उनमें से ही किसी एक को ले सकते हो। यह हाइलो मेथड की एप्लीकेशन है। आपने इन्हीं दो में से किसी एक लेवल की कॉस्ट पकड़ के फिक्स कॉस्ट निकालनी, ठीक है। आप किसी तीसरी वैल्यू पे जाके फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल सकते। आपके साथी का कहना था कि हमने जब वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली है तो हम इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल के फिक्स कॉस्ट पे क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि ये जो इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो तो रिड्यूस पुराने वाली ही है ना, कम वाली है। तो मैंने आपको क्लियर किया कि भाई हाइलो मेथड ये हमें इजाजत नहीं देता। हाइलो मेथड कहता है कि भाई जिन दो लेवल्स को लेके आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है उन्हीं दो लेवल्स में से किसी एक की कॉस्ट पकड़ो, वहीं से आपने फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें फिक्स कॉस्ट जो लेनी है वो या 6,000 लेवल पे लेनी है या 7,500 की प्रोडक्शन पे लेनी है, और दोनों पे फिक्स कॉस्ट सेम है। ये भी कल हम बात कर चुके हैं कि इन दो में से जिस मर्जी लेवल पे वर्किंग कर लो फिक्स कॉस्ट सेम 30,800 ही आने वाली है। यहाँ पे मैं प्रेजेंट भी अगर कर दूं तो 50,000, मैं इस डाटा को लेकर चल रहा हूँ, 50,000 माइनस 6,000 इंटू 3.20, तो ये भी आंसर आपका 30,800 ही आना चाहिए। तो आपके लिए कंपल्शन है कि आप इन्हीं दो में से किसी एक कॉस्ट को पकड़ो, उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट लेस करके फिक्स कॉस्ट पे आओ, आंसर 30,800 ही आएगा। और ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट पुरानी कॉस्ट में 10% इजाफे के बाद आई है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट 110 के लेवल पे खड़ी है और हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए वो 100 के लेवल की चाहिए। ये 10% इजाफे वाली कॉस्ट है, हमें 10% इजाफे से पहले की कॉस्ट है। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आती है, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसका 90% ले लो। अब इसका 90% लेना ठीक नहीं है। डीलिंग विद परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन, यही इसमें कैच है। पहली जो आपको रिवीजन आपको यहाँ पे दी गई कि आपको ख्याल रखना है जिस बेस वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई हो रही है 100 उसको लेना है। अगर हम इसका 10% कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको 100 ले रहे हैं, ये 100 नहीं है, क्योंकि हमें डाटा के मुताबिक हमारी फिक्स कॉस्ट 5,500 से पहले जो थी 5,500 से ज्यादा प्रोडक्शन पे उसमें 10% इजाफा आया है। इसका मतलब 5,500 से पहले वाली कॉस्ट पे 10% अप्लाई हुआ है। तो रूल क्या है, जिस डाटा पे जिस वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई हो फर्स्ट केस में उस वैल्यू को हमेशा 100 अज्यूम करना है। तो हमारी कॉस्ट बिफोर इंक्रीज 100 है,
आफ्टर इंक्रीज 110 हो गई है। तो ये वाली कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज है, ये वाली कॉस्ट 110 है। तो अगर ये 110 है, इसको 110 से डिवाइड करो, हमें 100 वाली कॉस्ट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें हमारी लिए जो फिगर है हमारे काम की वो मिल गई जी। हाइलो मेथड में थोड़ा सा अगर हमें चेंज करना पड़े, क्योंकि हाइलो मेथड की अजम्पशन क्या है, आप जब हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी पिक करते हो, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान कॉस्ट में जो चेंज आए वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होनी चाहिए, तो ही आप हाइलो मेथड को अप्लाई हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के दरमियान कॉस्ट में चेंज वेरिएबल कॉस्ट के अलावा भी कुछ है, तो फिर आपको हाइलो को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें यहां पे कहा गया है वेरिएबल कॉस्ट तो इस रेंज में कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट तो इस रेंज में कांस्टेंट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में थोड़ी चेंज आ गई इस रेंज में, इसलिए हमने हाइलो को एडजस्ट कर लिया जी। एनी क्वेश्चन? ये जी हमारी एडजस्टमेंट का रूल भी थोड़ा, ये भी किताब में आपके पास लिखा होगा। बाय द वे मैंने ग्रुप में आपसे डाल दिया था, बुक इज़ नाउ अवेलेबल फ्रॉम द बुक शॉप, आप उसको ले सकते हैं। तो ये रूल भी हमारा किताब में जो मैंने आपसे बात की लिखा हुआ है। जी आपके साथी का कहना है कि अगर इसके आगे 2 लेवल और होते, मे भी शायद 8000 का लेवल भी होता, मे भी 8500 का लेवल भी होता, तो हमें फिर 6000 और 8500 ले लेना था ना। हमने हाइलो में गैप को मैक्सिमम ही रखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं कर सकते। तो भाई वो वाला गैप ढूंढो जिसमें वही बात वही है कि सिर्फ चेंज वेरिएबल कॉस्ट की वजह हो, लेकिन कोशिश करना गैप मैक्सिमम हो, ठीक है। तो फिर मैं शायद 6000 और 8500 ले लेता जी। अगर 2 स्टेप्स होते, अगर आप कहते हैं कि अगर 2 स्टेप्स आ जाते, तो असूल वही है भाई, डाटा वो उठाना है जिनके दरमियान में कोई स्टेप ना हो। यहां पे सिर्फ एक ही स्टेप है ना, वो स्टेप कहां पे है? इधर, यहां पे स्टेप आ रहा है ना, तो हमने कहा जी इसको निकाल दो। हमने डाटा वो उठाना है जिनमें स्टेप नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई स्टेप नहीं है। अगर यहां पे आगे मजीद कोई स्टेप आ रहा था उसको भी छोड़ देना था हमने डाटा वो उठाना है जिनके दरमियान स्टेप ना हो। नॉट नेसेसरली, क्या लिखा हुआ है? नॉट नेसेसरली हाईएस्ट और लोएस्ट। हाइलो मेथड की बेसिक एप्लीकेशन है हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, लेकिन वो तब होगा जब फिक्स कॉस्ट में चेंज ना आ रही हो। जब फिक्स कॉस्ट में चेंज आ जाए फिर हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं करना, फिर वो 2 लेवल उठाओ जिनके दरमियान में फिक्स कॉस्ट में चेंज ना हो, ठीक है। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ख्याल ये रखना है कि हम जो 2 लेवल उठा के हाइलो अप्लाई करने जा रहे हैं उनके दरमियान में कोई स्टेप ना हो। अच्छा, यहाँ पे अगर से काफ़ी सवाल होगी। इस अगर से ना मुझे एक बड़ा अच्छी एक एडवाइस याद आ गई आप लोगों के लिए। ये एक स्टूडेंट की ना ये जो आप अगर से सवाल कर रहे हो, एक टेंडेंसी सीए में बच्चों की बड़ी डेवलप हो जाती है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए। समझो ना, सीए के बारे में लोगों ने इतना डर डाल दिया होता है आप लोगों के जहन में कि यार कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं एक ही सवाल पकड़ूं, उसमें 10 वेरिएशन डालूं, 10 चेंजेस डालूं, 10 की 10 दफ़ा उसको मैं सॉल्व करके देखूं। कभी अगर ये हो जाए तो कैसे मैं करूंगा, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो मैं कैसे करूंगा, अगर एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए तो मैं कैसे करूंगा। तो दिस इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे ट्राई टू प्रिपेयर देमसेल्फ। अब इसमें एक बेटा जो गलती बहुत बड़ी आप कर जाते हो in doing agar, you are modifying a question. By putting agar in the question, you are modifying a question. और क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की आप में एबिलिटी बाज़ नहीं होती। आई एम नॉट रेफरिंग टू योर दिस क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दिस हैबिट। ये हैबिट आप लोगों की गलत है, इस आदत को आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपके जहन में अगर मगर वाले जितने सवाल आ रहे हैं उनको आपने रखना है साइड पे। आपने कहना जो सवाल मेरे सामने है ना, मैंने जो किताब पढ़ी है, जो असूल पढ़े हैं, उन असूलों को मैं इस सवाल पे अप्लाई करूं। अगर मगर वाले सवाल जब सामने आएंगे ना, फिर हम देखेंगे। अगर मगर जब आप लगाते हो सवाल में, जैसे आपके साथी ने सवाल को मॉडिफाई किया, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट मोस्ट प्रोबेबली जब आप अगर से एक वैल्यू सवाल की बदलते हो और उस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो इन मैनी केसेस वो सवाल डूएबल ही नहीं रहता।
सवाल जब बनाता है ना पेपर सेटर, तो वो तमाम वेरिएबल्स को कनेक्ट करके सॉल्व करके देखता है कि भाई ये असूल इस पर अप्लाई होना है, ये वेरिएबल लगा के ये सवाल डूएबल है। अगर सवाल डूएबल है तो आपको देगा बाज, और लेकिन आप जब अगर के साथ एक वैल्यू बदल देते हो ना, तो बाज का सवाल डूएबल ही नहीं रहता और आप उसको करने की कोशिश करते रहते हो। फिर जब आपसे नहीं होता तो आप समझते हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने भी सही तरह सीखा नहीं, मैं भी कमज़ोर हूँ इस कॉन्सेप्ट में। हालांकि कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होते हो, वो सवाल इम्पॉसिबल है, सवाल गलत हो गया आपकी अगर की वजह से, इसलिए वो डूएबल नहीं है। वो अपने उस्ताद को भी दोगे उससे भी नहीं होना, उस्ताद को भी दोगे उससे भी नहीं होना। लेकिन आप चूंकि इस चीज़ को समझते नहीं, आप परेशान हो जाते हो कि भाई मैंने इसका मतलब भी कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, मुझे ये ज़रा इसके लिए 4 किताबें या 4 सवाल या 10 सवाल और करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाती है। सो मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट, हमेशा आने वाले वक्त के लिए जब भी एकेडमिक स्टडीज़ आप कर रहे हैं, किताबें पढ़िए, किताबों को थॉरली पढ़िए, लेकिन सवालों को कभी मॉडिफाई नहीं कीजिए। सवाल आप 100 करो 200 कर लो, लेकिन करो वो जो प्रिंटेड आपके सामने आए। सवाल को कभी खुद मॉडिफाई नहीं करना। मॉडिफाई करते करते अक्सर टीचर गलती कर देते हैं। हम टीचर अक्सर टेस्ट देते हैं ना, आप लोगों को सवाल मॉडिफाई करके देते हैं और अक्सर 10 में से 2 दफ़ा वो भी गलत हो जाता है। बच्चा टेस्ट के बाद सर ये सवाल तो हो ही नहीं रहा था, कैसे इसमें कैसे करना था, वो टीचर उस वक्त गौर से देखता है, ओहो बेटा गलती हो गई, ये तो हो ही नहीं रहा। तो हम भी अक्सर हमसे भी गलती हो जाती है, बीइंग सच एक्सपीरियंस लेक्चरर्स, इतने अर्से 2-2, 20-20, 25-25 साल पढ़ाते हुए हो जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, सवाल डूएबल ही नहीं रहता। तो आप तो भी सीख रहे हो, तो सवाल को छेड़ना नहीं है हमने। तो बहरहाल आपने सवाल किया कि जी 5500 एक लेवल हो, तो फिर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। इस पर भी मैंने काफ़ी तवज्जो दिलाई ना आपकी। ये क्या लिखा हुआ है? अब आप बताओ 5500 हो तो कॉस्ट बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी? खत्म होगी बात। सवाल पढ़ते हो तो हल भी निकल आता है बहरहाल, ठीक है। 5500 पे कॉस्ट नहीं बढ़ती, 5500 से प्रोडक्शन ज़्यादा हो, 5500 एक प्रोडक्शन देगा ना, उसमें इजाफी कॉस्ट लगी होगी। 5500 पे इजाफी कॉस्ट नहीं है, 5500 पे पुरानी कॉस्ट ही चल रही है अभी। प्रोडक्शन 5500 से बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो इसलिए सवाल को भी ध्यान से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप अगर पढ़ोगे दूसरी तरह सवाल तो आपको खुद ये क्लिक हो जाएगा। 5500 से कॉस्ट बढ़ने पे, कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन 5500 से बढ़ने पे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी बच्चे के ज़हन में? ये अगर वाले सवाल आपने क्लास में भी अवॉइड करने हैं और अगर वाले सवाल आपने घर पे तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करने हैं। क्लास में तो फिर पूछ लोगे, मैं आपको किसी का जवाब दे दूंगा, किसी पे आपको टोक दूंगा, लेकिन घर में आप फंस जाओगे, अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दोगे, अपना कॉन्फिडेंस चेक कर लोगे, एक सीखी हुई चीज़ को आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर वाला काम घर पे तो बिल्कुल नहीं करना। और क्लास में भी जनरली मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, और वो आपके भले के लिए डिस्करेज करता हूँ कि बाज़ का अगर से डिस्कशन नॉन प्रोडक्टिव डिस्कशन ज़्यादा हो जाती है, आपके अगर से सवाल गलत हो रहा होता है और उस पर क्लास में टाइम ज़ाया हो जाता है आपका, आपके साथियों का, तो वो मुनासिब बात नहीं। इसलिए जनरली मैं अगर वाले सवालों को डिस्करेज करता हूँ। मैंने सिर्फ ये इसलिए बता दिया कि आप ये ना समझो सर आंदा नहीं तो सन रोक देता है, ये ना सोचने बैठ जाए, ठीक है। तो ये ना सोचना कि सर को या किसी भी टीचर को, नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि हमें आती नहीं, हमारे 20-20, 25-25 साल गुजर चुके हैं। नॉर्मली 99.9% चीज़ें जो आप पूछते हो वो हमसे, आपसे पहले सैकड़ों बच्चे हमसे पूछ चुके होते हैं, या हम सैकड़ों दफ़ा उसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन स्टिल हम उसको डिस्करेज करते हैं क्योंकि बात का डायरेक्शन, क्लास के लेक्चर की डायरेक्शन ठीक नहीं रहती और टाइम ज़ाया होने का अंदेशा होता है। जी कोई सवाल? अच्छा जी, अब इसी की वेरिएशन का एक और केस, हाइलो मेथड, चेंजिंग वेरिएबल कॉस्ट। ये भी कहानी देखते हैं जरा। डाटा क्या, टोटल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग 20x5 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। 200, 300, 400 प्रोडक्शन लेवल्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट 7,000, 8,800 है। व्हेन द आउटपुट इज ओवर 350 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट falls by 10% for all the units produced due to bulk discount। ये हमारी कई बात हुई थी ना कि वेरिएबल कॉस्ट में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती हैं। आल्दो हमारी नॉर्मल अजम्पशन थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, बट प्रैक्टिकली हमने बात कहा था कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है। और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं जी, आपकी जब प्रोडक्शन 350 से बढ़ती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, और मटीरियल
आपकी वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ जाती है। फॉर ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यू टू बल्क डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय अ सप्लायर, रिक्वायरमेंट क्या है? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 20x6। अगले साल, ये 20x5 का डाटा है, x6 में अगर हमने 450 यूनिट्स बनाने हों तो हमारी कॉस्ट की प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन बताइए क्या रहेगी? अच्छा, यहां पे मैं दोबारा आपको हाइलो मेथड के असूल की तरफ लेकर जाता हूं। हाइलो मेथड के में हमने जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला सीखा था, उस फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी उठाओ, इनकी कॉस्ट का डिफरेंस लो और कॉस्ट के डिफरेंस को यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में एक दूसरी अजम्पशन थी। एक अजम्पशन तो पिछली एग्जांपल मैंने हाईलाइट की ना, वो क्या अजम्पशन थी? पिछली एग्जांपल में जो अजम्पशन हाईलाइट की वो फिक्स्ड कॉस्ट स्टेज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज। दूसरी अजम्पशन है जिस फॉर्मूले में कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, क्योंकि हमने क्या किया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया यूनिट्स के साथ। हमने क्या अज्यूम किया कि तमाम यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट सेम है। तो जनाब हाइलो मेथड में अगर मैं कहूं तो दो अजम्पशंस आ गई। चले मैं उन दो अजम्पशन को, नई किताब है किसी के पास? देखो जरा, नई किताब में ये अजम्पशन मैंने लिख दी हुई है मेरे पास, बल्कि मेरे पास भी है किताब। ये अजम्पशन अलहदा से यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। हैं कहीं पे? कहाँ पे लिखी हुई है? किधर बेटा बोल्ड करके लिखी हुई है? अच्छा जी, एक मिनट। जी बेटा, पेज 6 पे हाँ जी बिल्कुल बेटा, यहाँ पे ऊपर हमने ये बात लिखी है। ये जी हमारे पास अजम्पशन यहाँ पे ये आ रही हैं। Semi variable costs are analyzed into variable and fixed element using Hilo method. This analysis is based on the following two basic assumption. एक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल स्टे कांस्टेंट एट ऑल एक्टिविटी लेवल। दूसरा, टोटल फिक्स कॉस्ट विल स्टे कांस्टेंट एट ऑल एक्टिविटी लेवल। अगर ये दोनों अजम्पशन होल्ड करेंगी तो आपका हाइलो मेथड ऐसे करके अप्लाई होगा। जहां पे ये दोनों अजम्पशन होल्ड नहीं करेंगी वहां पे हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल जो 3 देखी, उसमें ये वाली अजम्पशन होल्ड नहीं कर रही थी, उसमें ये वाली अजम्पशन होल्ड नहीं कर रही थी। कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट तमाम एक्टिविटीज पे सेम नहीं थी। हल क्या निकाला हमने? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, हाईएस्ट और लोएस्ट की बजाय 2 लेवल उठाए जिनमें ये अजम्पशन होल्ड कर रही थी। अब हम इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। इसमें ये वाली अजम्पशन होल्ड नहीं कर रही। हम इलस्ट्रेशन 4 में अगर हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल उठाने चलते हैं, इलस्ट्रेशन 4 में हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल उठाने चलें 200 और 400, तो भाई ये 3% वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज वाला मसला है ये आ जाता है। 200 और 400 के बीच में 350 वाली बात है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कुछ और है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कुछ और है। इसका मतलब यहाँ पे भी हाइलो मेथड अप्लाई सीधे तरीके से नहीं हो सकता,
करेंगे हम, बट सीधे तरीके से नहीं होगा, और सीधा तरीका अगर मॉडिफाई करने का तरीका वही रहेगा। अच्छा भाई हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं उठा सकते, तो वो दो लेवल उठा लो जिनमें दोनों assumption होल्ड करें। हमारी फिक्स कॉस्ट तो सारी जगह सेम है ना, उस पर तो कोई जिक्र नहीं, उसका तो मसला नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का मसला है, वेरिएबल कॉस्ट का बदलती है जब प्रोडक्शन 350 से बढ़ती है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 350 आ रहा है, इन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट सेम है। तो इसका मतलब हम हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं उठाने जा रहे, हम 200 और 300 उठाने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये दो लेवल्स हम उठाएंगे, इनको लेके हम हाई लो मेथड को अप्लाई करेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट की बजाय हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जनाब इसके मुताबिक हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 का डाटा लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8000 माइनस 7000 डिवाइडेड विद 300 माइनस 200, तो क्या ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10। ये आगे जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ से हम फिर क्योंकि हमने प्रिडिक्शन पे जाना है ना, तो प्रिडिक्शन के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करना है। हम फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट के लिए मैं ये 8000 वाली वैल्यू लेता हूँ, टोटल कॉस्ट एट 300 यूनिट्स माइनस 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 5000। मैंने हाई लो मेथड को स्लाइटली मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई किया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट जो है साल की वो अलग-अलग होगी। अब मुझे प्रेडिक्शन बनानी है कि अगर 20x6 में मैं 450 यूनिट्स बनाऊं तो जनाब 450 यूनिट्स की वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पहले ले लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट तो मैं 450 बनाऊं 200 बनाऊं एक ही बात है, वो तो 5000 ही रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट 450 मल्टीप्लाइड विद मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने निकाली है वो 10 रुपए पर यूनिट है। ये 10 रुपए पर यूनिट 200 यूनिट्स बनाओ तब भी है, ये 10 रुपए पर यूनिट 300 यूनिट बनाओ तब भी है। क्या ये मैं 450 यूनिट बनाऊं तब भी 10 रुपए है? लिखा हुआ है कि भाई जब मेरी प्रोडक्शन 350 से ज्यादा होती है तो तमाम यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 10% कमी आ जाती है। तमाम यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी आ जाती है, मतलब वो 10 रुपए नहीं रहा, 10 रुपए का 90% कह लो या 10 रुपए का 0.9 कह लो, एक ही बात है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये बन जाती है। तो जनाब बताइए कितनी बनेगी 450 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट? 4050, और टोटल कॉस्ट हमारी 9050। ये है 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। दिस इज टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे टोटल कॉस्ट फॉर 250 यूनिट्स बताओ, तो वो क्या आएगी? 250 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट करके दो जरा। कैसे आई जनाब? 5000 फिक्स कॉस्ट होगी और 250 इंटू 10 वेरिएबल कॉस्ट होगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके लिए 5000 फिक्स कॉस्ट होगी प्लस 250 इंटू 10, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7500। क्योंकि जब हम 250 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये आएगी। वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी आती है जब हमारी प्रोडक्शन 350 यूनिट से ज़्यादा होती है। तो 450 यूनिट से तो हमने वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी एडजस्ट कर दी, लेकिन 250 यूनिट्स हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 रुपये पे ही रखी, जो कि हमने यहाँ पे डाटा में डिटर्मिन की हुई है।
जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हमें थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि मार्कअप और मार्जिन परसेंटेजेस से डील करना, ये हमारे लिए डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन, इट इज़ द की। हमें इस पे बड़ी अच्छी कमांड चाहिए अगर हम कॉस्ट में अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी डिस्कशन मैं कोशिश करता हूँ, ज़रा हम रीकैप कर लें मज़ीद। अगले ये चैप्टर पे डिस्कशन जी हमारी कंप्लीट है। इस चैप्टर पे हम पास पेपर क्वेश्चन कुछ नहीं करने जा रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें हमने जो टूल सीखे हैं ना, ये डिफरेंट सवालों में इस्तेमाल होने वाले। इन पर कोई सवाल नहीं हमें मिलते। कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे, कॉस्ट बिहेवियर पे हमें सवाल नहीं मिलते। हाई लो मेथड का सवाल नहीं हमें आता, बल्कि हमें जो टर्म्स पीछे पड़ी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर, डिफरेंट सवालों की डिस्कशन में वो टर्म्स यूज़ होती हैं और डिफरेंट सवालों के सोल्यूशन में वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं जो हमने वहाँ पे पीछे पढ़े। इसी तरह हाई लो मेथड की कैलकुलेशन 1 या 2 नंबर की किसी 10, 12, 15 नंबर के सवाल का हिस्सा होगी। हाई लो मेथड पर सवाल नहीं होता, एक छोटा सा कैलकुलेशन होगी एक पूरे सवाल में। जैसे सवाल में मेदी भी दिया जाएगा प्रेडिक्शन कॉस्ट का, उस प्रेडिक्शन में इतनी सी, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल होगा, उसमें इतनी सी 1 नंबर 1.5 नंबर की हाई लो की कैलकुलेशन हुआ करेगी। तो इस चैप्टर में हम कोई पास पेपर क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगले चैप्टर में जाएंगे तो हमारा अंदाज रहेगा हर चैप्टर के साथ इलस्ट्रेशन और उसकी कंप्लीशन पे उसके रेलिवेंट पास पेपर्स भी हम साथ साथ किया करेंगे। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा रीकैप आपको परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन के रेफरेंस से अगर देना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले बताइए, अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹550, आपकी रिक्वायरमेंट है प्राइस डिटर्मिन करना। डिटर्मिन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अंडर फॉलोइंग पॉलिसीज। पॉलिसी नंबर 1, 10% मार्कअप। पॉलिसी नंबर 2, 10% मार्जिन। तो सबसे पहले ज़रा ये 2 कैलकुलेशंस मुझे करके दिखाइए। इन दोनों पॉलिसीज़ के तहत आपने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बतानी है। एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 550 रुपये है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? अगर कंपनी की पॉलिसी है 10% मार्कअप की, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? अगर कंपनी की पॉलिसी है 10% मार्जिन की। ये दोनों फॉलोइंग प्रॉफिट पॉलिसीज़ में आपको कह देता हूँ। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने की पॉलिसीज़ हैं। आपका प्रॉफिट 10% मार्कअप हो, आपका प्रॉफिट 10% मार्जिन हो, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन की पॉलिसीज़ हैं। तो दोनों पॉलिसीज़ के तहत प्राइस। जी ज़रा पेपर पे लिख के दिखाइए, ज़रा मैं देखूँ ज़रा कैसे कर रहे हैं काम आप। शाबाश शाबाश, थोड़ा चलना शुरू हो रहा है दिमाग कुछ लोगों का, लेकिन कुछ ही लोगों का चल पा रहा है अभी तक। अब ये सबसे बेसिक पॉसिबल जो परसेंटेजेस पे एक एक्टिविटी होती है, मैंने वो आपको दी है, जो कि एज एन अकाउंटेंट इस पे बातें बड़ी मार्कअप मार्जिन सीखा हुआ है ना क्यों हमें, और कि हम पढ़े ज़्यादा देर तो नहीं हुई, अभी तो आप नए नए कैब में घुसे हो, इतनी देर तो नहीं। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं हमें तो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए पढ़े हुए, तो आपको इतने साल नहीं हुए अभी, आपको तो 2-4 महीने होने चाहिए, 6 महीने होने चाहिए, और उसमें चीज़ें ये भूलने वाली हैं नहीं।
गलत है बेटा, प्राइस कॉस्ट से कम हो सकती है, प्रॉफिट आपने डालना है तो मार्जिन सेम अब बेटा कॉस्ट 550 है, आपसे कहा प्राइस बताओ, तो प्राइस तो कॉस्ट से ऊपर ही होगी ना। दिमाग इस्तेमाल हर वक्त हाजिर रखना है, दिमाग को हर वक्त हाजिर रखना है। ऐसी कोई जवाब गलती से लिखी जाए ना तो मैं इसको कहता हूँ ऐसी जगह पे हाथ कहाँ बजाने चाहिए, मैं क्या लिखने क्या लगा भाई। प्राइस कॉस्ट से कम नहीं हो सकती जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये कुछ अंडरलाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कमर्शियल असूल हैं जो हमेशा आपकी कैलकुलेशन को गाइड करते हैं, गवर्न करते हैं। तो प्राइस जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो प्राइस हमेशा कॉस्ट से ऊपर है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज योर प्राइस। अच्छा जी, मार्कअप हमेशा ख्याल रखिए 10% मार्कअप, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, और 10% मार्जिन, मार्जिन हमेशा प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है 10% मार्कअप प्रॉफिट कमाने की, तो इसका मतलब ये 10% किस बेस पे अप्लाई होना है? कॉस्ट। कॉस्ट का 10% आपका मुनाफा कमाने की पॉलिसी है, तो ये आप प्राइस प्रेजेंट जिस मर्जी अंदाज से कीजिए। इसकी प्रेजेंटेशन के कई अंदाज हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर एक सिंपल अंदाज करूं तो प्राइस होता है जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही है जी। तो जनाब पहले केस में आप करेंगे, प्राइस होगी कॉस्ट 550 और प्रॉफिट है 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट, तो ये 55 हो गया, ये बन गया 605। आप इसको बड़ी आसानी से ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, 550 इंटू 1.1, एक ही बात है। प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन में वी हैव अ लिबर्टी। फॉर्मेट आप इस तरह शो करें, आप इस तरह शो कर दें 650, दोनों सूरतों में आपके नंबर पूरे हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये तो होगी कहानी मार्कअप की। अब आइए मार्जिन की। 10% मार्जिन हमारा प्रॉफिट है, तो भाई मार्जिन का मतलब 10% ऑफ प्राइस हमारा प्रॉफिट है, इसका मतलब प्राइस 100 है, प्राइस को अब 100 लेना है। परसेंटेज जिस बेस पे अप्लाई हो रही है उस बेस को 100 लिया जाता है। हमारी मार्कअप था प्रॉफिट, तो कॉस्ट का 10%, मार्जिन है प्रॉफिट तो प्राइस का 10%, और प्राइस ही तो हमें पता नहीं है, प्राइस ही तो हमें यहां निकालनी है। इसका मतलब प्राइस की गैर मौजूदगी में हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम करते क्या हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं प्राइस है एक्स, प्राइस है एक्स। अगर प्राइस एक्स है, कॉस्ट 550 है, तो जो प्रॉफिट है वो 10% ऑफ एक्स है। ठीक है जी। अब हमारी इस केस में इक्वेशन ये बन जाएगी, असूल यही मैंने इस्तेमाल किया है, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट इशू क्या था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए प्राइस चाहिए विच इज़ नॉट अवेलेबल, और जो मिसिंग वैल्यू होती है हम उसको अक्सर एक्स अज्यूम करके चलते हैं। ये हमने पुरानी कैलकुलेशन में अपने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है। तो मैंने कहा जी फिर मैं प्राइस को एक्स ले लेता हूँ, अगर प्राइस एक्स है तो प्रॉफिट मेरा 10% ऑफ एक्स है, मैं इसको 10/100x लिखूँ या इसको मैं 0.1x लिखूँ, एक ही बात है ना, 10% एक्स या 0.1x। अब सॉल्व इट फॉर एक्स, वो आपकी प्राइस है, कितनी है जी 611। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स, 611 सॉल्व करके देख लीजिए, इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए। सो मार्कअप और मार्जिन का बेसिक असूल, मार्कअप प्रॉफिट होता है कॉस्ट के ऊपर, मार्जिन प्रॉफिट होता है प्राइस के ऊपर, और जिस बेस पे परसेंटेज ने अप्लाई होना है उस बेस को 100 लिया जाता है। 10% मार्कअप है प्रॉफिट, तो इसका मतलब कॉस्ट शुड बी टेकन एज 100, कॉस्ट का 10% प्रॉफिट होगा, और 10% मार्जिन है तो इसका मतलब प्राइस शुड बी टेकन एज 100, प्राइस पे परसेंटेज अप्लाई आपने करनी है। आप इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे रखो, या x ओवर 100 इंटू 10, कि भाई ये अगर प्राइस 100 पे है तो 10 क्या है, जिस तरह मर्जी प्रेजेंट कर दो। जैसे मैंने पहले ही किया था 10 ओवर 100 इंटू एक्स करो, जिस तरह समझ आती है वैसे प्रेजेंट करो। आप ऐसे प्रेजेंट करो ठीक है, आप ऐसे प्रेजेंट करो ठीक है, आप ऐसे प्रेजेंट करो ठीक है,
बट असल चीज़ है आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए कि भाई ये प्रेजेंटेशन की लॉजिक क्या है। आप इसको ऐसे देख रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं जी, प्राइस पे परसेंटेज अप्लाई होनी है तो प्राइस 100 है, प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 10 है, प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 10, 10 क्या होगा x/100 इंटू 10, ये प्रॉफिट आ गया। तो ये अल्टीमेटली ये भी 0.1x ही बनता है, ये भी 0.1x ही बन रहा है। तो आप जिस तरह मर्जी प्रेजेंट कर लो, यू हैव द लिबर्टी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, परसेंटेज प्रपोर्शन पे आगे भी चलते रहेंगे, बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी और अच्छी लेवल पे आपने जो क्यूएम में चीज़ें सीखी हुई हैं, यकीनन बहुत अच्छे आपने लेवल पर सीखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब अप्लाई करने आते हैं तो मैं देखता हूँ इस पे बच्चों को चैलेंज आता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर आपको परसेंटेज, वैसे तो हम क्लास में काफ़ी एक्सरसाइजेज करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और जहाँ पे आई विल इनकरेज कि जहाँ पे आपको देखो तो आप बार बार क्वेश्चन कीजिए, लेकिन मैं इस चीज़ को भी इनकरेज करूँगा कि अगर आप टाइम निकाल के अपना क्यूएम का वो चैप्टर रिवाइज कर लें, आगे छुट्टियाँ ईद की आएंगी कभी, तो क्यूएम का जो परसेंटेजेस वाला चैप्टर है वो रिवाइज कर लें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। आपको क्यूएम में मैं कहता हूँ कि 10-15 नंबर आपके एग्जाम में जो है ना इन पे डिपेंड करते हैं कि कितनी अच्छी कमांड आपकी परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन पे। तो इंशाल्लाह क्लास में तो डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए क्यूएम की बुक से, अपनी कन्वीनियंस से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में, छुट्टियां जब बीती हैं उनमें कोई दिन निकाल के बैठ जाइए, एक दिन का काम होगा, रिवाइज कर लीजिएगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन होल ऑफ द क्यूएम फॉर यू इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना जी, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इंशाअल्लाह हम कल से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, हम उस पर बात शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।